मुझे लगता है कि कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि जिन आवाज़ों को आप सुन रहे हैं, उन आवाज़ों को शब्द देने वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, इफ़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट दैन द वॉइसेस, और वो हैं हमारी इंडस्ट्री के ट्रांसक्रिएटर्स, लैंग्वेज डबिंग के राइटर्स और ट्रांसक्रिएटर्स, ट्रांसलेटर्स। ट्रांसक्रिएटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये महज़ अंग्रेज़ी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेज़ी या तमिल से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करते हैं। ये पूरी तरह से कई बार स्क्रिप्ट को एक नए आयाम देते हैं, एक नया कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देते हैं। और कई बार जो बड़े फ़ेमस डायलॉग आप हिंदी में सुनते हैं, अंग्रेज़ी फ़िल्मों के या तमिल फ़िल्मों के, वो डायलॉग को लिखा गया है, रचा गया है इन राइटर्स के ज़रिए। सो इनका बहुत बड़ा योगदान है इस काम में। मुझे बड़ी खुशी है कि इंडिया वॉइस फेस्ट पर हम वॉइस इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर्स को एक तरीके से शोकेस कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनसे आपका परिचय करा रहे हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। Hello everyone. Hi. Hi, Swati. Hi. Hi Amar Hi, जी. Shanur. Hi, Amar ji. हाय। Hi Shumita. अच्छा, Hi. मैं ये बात बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, लिखी हुई अच्छी है, तो प्रोजेक्ट बहुत आसान हो जाता है। डबिंग डायरेक्टर के लिए, वॉइस एक्टर के लिए ओवरऑल निखर आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहले तो आप मुझे ये बताइए, लोगों को बताइए कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन में क्या फ़र्क है? क्योंकि अभी दर्पण यही कह रहा था कि इट्स नॉट अ मियर ट्रांसलेशन, कि जैसे आपके पास किसी इंग्लिश फ़िल्म आई है, उसको बरहुकुम आपने हिंदी में लिख दिया, वैसे नहीं है। तो ट्रांसक्रिएशन आपके मायने क्या रखते हैं अमर जी? सबसे पहले मुझे जब पहली बार डबिंग डायरेक्शन का मौका मिला था डिस्कवरी के लिए, तो जी। उन दिनों शायद आवा का कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये मेरे छोटे भाई शानूर जी और अमान, इन दोनों ने उस होस्ट का काम किया था। और जब मैंने राइटर की लिखी हुई स्क्रिप्ट अपने हाथ में ली थी, एंड आई जस्ट रेड अ फ्यू लाइन एंड आई थ्रो इट आउट। मैंने कहा यार, ऐसे थोड़ी लिखी जाती है स्क्रिप्ट। सो आई सेड शानूर, हमने जो भी करना है अभी आपस में मिलजुल के, आई विल टेल यू व्हाट टू से एंड यू जस्ट से, and we are not going to follow the script at all. It was something about races between animals, who is the fastest animal on earth, something like that. I don't remember. It's a very long time back now. So when we dubbed the program and finally sent it for QC, यज्ञ शर्मा जी उन दिनों QC हुआ करते थे डिस्कवरी के, जी। तो he saw the program, he QC'd it, और एंड में उन्होंने एक कमेंट लिखा कि ये डब्ड प्रोग्राम प्लीज उस राइटर को जरूर भेजना और उनसे कहना कि स्क्रिप्ट ऐसी लिखी जाती है. So this is what I would say is transcreation. What he had done was literal translation. Translation. Yes. So, and what we did जी. was exactly what we could see on the visual, the screen. यार अगर ये यहाँ से ये यहाँ तक ऐसे भाग रहा है तो ये ऐसे थोड़ी बोलेगा, ये ऐसे बोलेगा. तो उसको हमने इतना इंटरेस्टिंग बनाया. I hope Shanur, you may be remembering this. I think so. We had done it in a version मधुर ध्वनि में. So this is translation according to me. जो जितना नेचुरल लगे, जो उस हिंदी भाषा में जो सहज लगे, जो आपकी बोलचाल की भाषा में हो. शुमी, मैंने आपके साथ काफी एज अ डबिंग डायरेक्टर, मेरा सौभाग्य रहा साउंड एंड विजन में काम करने का एज अ डबिंग डायरेक्टर. दैट वाज अ totally new journey for me, and I thank Mona for that, because she gave me a complete new insight of this dubbing world, because I was much into ad films and radio programs and all. Shumi, आप जब एक प्रोजेक्ट आपके पास आता है, इंग्लिश में आता है, वो किसी दूसरी लैंग्वेज में भी होता है, तो उसको आप इंडियन फ्लेवर कैसे देते हो? पहले तो मैं देख लेती हूँ कि व्हाट इट इज़ अबाउट एंड हाउ आई कैन व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आई कैन गिव टू इट. अगर वो कॉमेडी जॉनर है तो हम उस तरह से अगर किसी कैरेक्टर को कलर देना चाहे तो कलर दे देते हैं. कुछ तकिया कलाम, कुछ प्रोवर्ब्स यूज़ करना है तो वो यूज़ कर लेते हैं. और उसको बेसिकली माय एम इज़ ऑलवेज कि अगर आप वो प्रोडक्ट देख रहे हैं, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप भूल जाए कि वो एक डब्ड प्रोडक्ट है.
आप उसको एन्जॉय करने लगे, हम्म। आप उसमें इतना एनग्रॉस हो जाए कि आपको लगे कि आप अपना ही कोई मतलब अपनी ही लैंग्वेज में कुछ देख रहे हैं एंड आपको वो इक्वली आपको उतना ही अच्छा लगे जितना ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो उसमें जो ह्यूमर है वो मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, उसमें जो ड्रामा है, जो भी मतलब इंटेंसिटी है, जिस तरह से कैरेक्टर हर एक कैरेक्टर अलग होता है, उनके डायलॉग्स अलग होते हैं, उनके बात करने का तरीका अलग होता है। तो आई हाँ ट्राई टू गिव दैट कलर जो भी इंग्लिश में है या जो भी रीजनल लैंग्वेजेस में है, मैं उसको हाँ मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ और हिंदी में वही मतलब फ्लेवर आए। और अगर अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़े, अगर उनका जोक अगर हम ट्रांसक्रिएट करने पर नहीं वो आ रहा है, वो सामने अगर वो नहीं आ रहा है, वो अच्छा नहीं साउंड कर रहा है, तो उसको टोटली बदल भी देते हैं। नॉट क्रिएटिव इंटेंट को नहीं बदलते हैं, स्टोरी लाइन को नहीं बदलते हैं, बट जितना हमारी कैपेसिटी में होता है कि हम उसको बदल कर उसको और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं इंडियन ऑडियंस के लिए, तो हम उस तरह से उसको थोड़ा-सा बदल भी देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रांसलेशन डज़ नॉट वर्क, ट्रांसलेशन डज़ नॉट नहीं, वर्क क्योंकि वो एट इतना ऑल। फ़नी लगता है, मुझे याद है जो हाँ, पुरानी फ़िल्में हुआ करती थी जिसमें लिटरल मतलब व्हाट आर यू जी। डूइंग, तो उसका भी क्या कर हुँ। रहे हो आप, इट यूज्ड टू बी सो फ़नी। एंड बट ट्रांसलेटिंग अब मुझे एवरी लगता वर्ड है लाइक आई थिंक, एव मुझे लगता है, और वो मुझे मतलब लगता है ट्रेन जितनी लंबी लाइन हो जाएगी वो कभी लिप्स पे फिट नहीं आएगी। जो अभी इतना सहज हुँ, लगता है ना, अभी देखने हुँ, के लिए बहुत मज़ा आता है। लगता ही नहीं कि आप इंग्लिश या हुँ, स्पेनिश कंटेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ैक्टली। देख रहे हो। अमर जी, जी। अ, आपको क्या लगता है कि जब आप लोकलाइजेशन करते हो किसी भी वेब सीरीज को या किसी भी फिल्म को, तो उसके की कंटेंट होते हैं, जैसे मैंने एक फिल्म की थी जिसमें स्पेनिश था, और मेरिल स्ट्रीप की फिल्म थी जिसमें वो स्पेनिश भी है फिर अंग्रेजी है, तो उसको एक तरह का लहजा देना पड़ा हमें कि स्पेनिश हिंदी मतलब वो हिंदी के नजदीक ना रखे, उसे गुजराती टोन दे या तो आप कैसे, अगर किसी कैरेक्टर को आप कुछ लहजा देना चाहते हैं, तो वो की फैक्टर्स आप क्या सोचते हो उसके बारे सबसे पहले तो मैं मूवी को स्टडी करता हूँ, में? जी। फिर उसमें पॉसिबिलिटीज देखता हूँ कि मैं किस कैरेक्टर को क्या किस तरीके से अलग तरीके से पेश कर सकता हूँ। लाइक विच कैरेक्टर कैन हम्म। बी गिवन अ लिटिल एक्सेंट, विच जी। कैरेक्टर कैन बी, जैसे सुमी जी ने बताया कि किसी को एक तकिया कलाम दे सकते हैं, किसी को थोड़ा हाँ। स्टैमर करवा सकते हैं, किसी को थोड़ा तोतला बना सकते हैं। हाँ। तो ये सबसे पहले तो फिल्म देख के ये समझने की सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए। Another जी। thing what you can never forget is that this film is in English or maybe any other language, and हम जी। इसको इसलिए डब कर रहे हैं क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश या वो दूसरी लैंग्वेज आती नहीं है। So समझती they नहीं are है। more used to hearing anything that is in Hindi, they are most comfortable with this language. हम्म। सबसे पहली हम्म। बात तो ये समझनी होती है। दूसरी बात जी। ये भी ध्यान में रखना होता है कि इन्होंने शुरू से आखिर तक आज तक सिर्फ बॉलीवुड देखा है। जी। टीवी का मीडियम अभी जैसे इनके पास आया तो मैक्सिमम सीरियल्स वगैरह जो इनके टीवी में देखते होंगे ये तो हिंदी में ही आते हैं। So जी। there is nothing. This is something which has come from foreign, which they are not जी। used to watching very regularly. So हम्म। they would definitely look for the same thing what they've been watching all their lives. जी। उस तरीके से उसको कैसे मैं अडेप्ट करूं, क्योंकि हम्म। जैसे अमेरिकन ह्यूमर है वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन बिल्कुल ह्यूमर। बिल्कुल। तो एग्ज़ैक्टली। एक अमेरिकन अगर कोई एक आदमी ने अगर एक डायलॉग बोला है और दूसरे दो बंदे उस डायलॉग पे बड़ी जोर से हंसते हैं, नॉट नेसेसरी कि किसी इंडियन आदमी को भी उस पर हंसी आएगी। उस तो पे हंसी उस आए। वक्त मुझे ऐसी एक ह्यूमरस लाइन बनानी ही पड़ती है जी। जिससे इंडियन को वो समझ में आया और उसको जस्टिफाई हो कि उन दोनों का हंसना अब जस्टिफाई हुआ। फॉर दैट आई एग्ज़ैक्टली। नीड टू रियली वॉच द विजुअल्स वेरी प्रॉपर्ली कि कहाँ इसकी उंगली जा रही है, कहाँ इसका हाथ जा रहा है, कहाँ इसने आंख मारी, कहाँ हुँ, इसका जी। हाथ गया, सर ये तो खुजाया या क्या ये जेस्चर्स सारी उसके चीजें जो थे। स्टडी करके देन, और ह्यूमर वैसे भी मेरा जॉनर है तो मैं उसको क्रिएट कर पाता हूँ किसी तरह से। एंड आई ओके। बीन, जी। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। यू मे हैव हर्ड अबाउट एन इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर कॉल्ड वेन रूनी। जी। ही वाज एन इंग्लिश फुटबॉलर, ही वाज अ हम्म। वेरी गुड प्लेयर। उसके बारे में मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था कि वो अनपढ़ था, ओके। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, बट ऊंचाई जो उसने फुटबॉल में छुई है वो तो कमाल की थी। तो यू नो हम्म। जस्ट वॉचिंग अ प्रोग्राम, एक साउंड इंजीनियर भी मेरे पास बैठा था,
और वो उसका इंटरव्यू चल रहा था। वो साउंड इंजीनियर भी एक्चुअली अनपढ़ ही था, वो पता नहीं कैसे सीख गया था। तो वो इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहा था। तो मैंने कहा यार ये आदमी कहाँ पहुंचा है, ऊंचाइयों पे, किस ऊंचाइयों पे पहुंचा है, जबकि अनपढ़ है। तो मुझसे कहता अमर जी क्या बोल रहे हो आप, अनपढ़, इतनी अच्छी इंग्लिश तो बोल रहा है। तो ऐसा होता है, मतलब यहाँ लोगों को जो कोई अगर इंग्लिश बोल रहा है तो वो पढ़ा लिखा है, तो उसको ये नहीं पता कि उसकी देश की मातृभाषा इंग्लिश है, तो वो बोलेगा इंग्लिश। बिल्कुल। देयर आर सच कैरेक्टर्स आल्सो जिनको दिमाग में रखना पड़ेगा। इनको इसी बात पे हंसी आएगी, इसी बात पे इनको रोना आएगा, इसी बात पे ये इमोशनल होंगे। तो दैट्स हाउ यू हैव टू मैनेज। बिल्कुल, बिल्कुल। शुमिता, शुमी, मुझे ये बताओ कि आप भी जब ये इसको लोकलाइज करते हो, जैसे कोई स्पेनिश ह्यूमर है या कोई चाइनीज ह्यूमर है, तो उसको आपको पूरा इंडियनाइज करना है, पूरी उसको तरह से लोकलाइज इंडियन करना है, साथ में लिपसिंग का भी लिप आपको सिंक का ध्यान ध्यान रखना रखना पड़ रहा है। है ना? जो जिस एग्जैक्टली, मीटर हाँ में उसने बोला है, बोला वो भी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप कैसे उसे पेश करती हैं, मतलब कैसे लिखती हैं उसे? जनरली कहीं न कहीं से आइडिया मिल जाता है, जैसे उसके ऊपर की कुछ लाइनें होती हैं, वो लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हाँ, जो टॉपिक वो जिस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करने में, या बॉडी लैंग्वेज का हेल्प मिल जाती है कि कुछ ऐसा उन्होंने ऐसा कर दिया कि जिससे हम बोल देंगे और सामने वाला उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, उसका रिएक्शन देखकर कोई एक लाइन तब देखकर समझ में आ जाती है कि हाँ, ये अगर हम बोलेंगे तो इस तरह से ये फिट भी हो जाएगा लिप सिंक में, और एज़ अ लाइन अगर जो भी लाइन हम बोल रहे हैं वो ह्यूमरस भी लगेगी। अगर जो भी ह्यूमर है, बिकॉज़ वी हैव टू कंप्लीटली चेंज इट, अगर वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी को समझ में नहीं आने वाली है तो। हुँ, हुँ। मुझे याद है अभी काफ़ी कैच लाइन्स बनती हैं, जैसे हुँ। डेडपूल फ़िल्म है, पुष्पा है, हाँ। जिसमें काफ़ी सारे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हमें शोले हुँ। के डायलॉग्स याद हैं, जी। कि कितने आदमी हुँ। थे। तो हुँ। आज जो हमारा डब्ड कंटेंट है, उसके हुँ। भी लाइन्स, वन लाइनर्स बहुत फ़ेमस हो रहे हैं। जैसे पुष्पा की तो मतलब पुष्पा आंटे, हुँ। फ्लावर नंचिंगेला, फायर, हुँ। तो ये फायर। तमिल में है। हुँ। तेलुगु में वो कहता है पुष्पा अंटे फ्लावर अनुकोंटिवा, फायर। उसको हिंदी में हुँ। कितना अच्छा उन्होंने कहा। अभी जो उनका हुँ। फायर में जो हुँ। एक झोल था उसके लिए हुँ। फ्लावर, फायर है मैं, सो हुँ। ये जो फ्लावर है। राइटर्स सोचते हैं, हुँ। तो क्या अमर जी आप ऐसा कुछ करते हैं? आपकी ऐसी कोई कैच लाइन जो फेमस हुई, आप बता सकते हैं, या ऐसे कुछ कैरेक्टर को आपने एक अलग ही शेड दी, ऐसे कभी हुआ? हाँ, एक फिल्म थी, इट वाज अ साउथ तमिल टू हिंदी आई थिंक सो, जी, जिसमें उन्होंने उसको एक काउबॉय मूवी बनाया था, ओके। Tamilians. Each and every हुँ, character in that movie was a cowboy, wearing a cowboy hat and riding a हैट horse एंड and उस तरीके अच्छा, से। तो मेरे हाथ में वो फिल्म आई कि वो एक्चुअली उन दिनों क्या होता था कि वो सबटाइटल्स भी नहीं होते थे। तो हुँ, some हुँ, South Indian person, like a Tamilian or somebody, would hear the dialogues and then हाँ, translate. So that was only for जी, reference. वो असली डायलॉग हुँ, नहीं होते थे, कुछ नहीं होता। हमको सिर्फ इतना पता होता था कि यहाँ ये चीज बोली गई है, since we don't know Tamil. हुँ, तो जब मेरे हाथ में आई, मैंने वो पूरी फिल्म देखी, तो हुँ, मुझे ऐसे लगा कि यार इस पूरी फिल्म को एक नया फ्लेवर दिया जा सकता है। हाँ, तो मैंने उसको पूरी फिल्म को बदल दिया। कैसे बदला? हुँ, मैंने स्टार्टिंग में अपनी आवाज में, गब्बर सिंह की आवाज में एक ऐसा वीओ किया कि सारी दुनिया ये समझती है कि काउबॉयज तो टेक्सास से आए हैं। दरअसल ये बात किसी को पता नहीं कि काउबॉयज का जन्म तो हिंदुस्तान से हुआ है। हमारा ओके, एक एक राज्य जो हमारे हिंदुस्तान में, वहां से ये काउबॉयज आते हैं। और जितने डबिंग हाँ, आर्टिस्ट उसमें डब कर रहे थे, जैसे हाँ, चुमी जी के पापा दिनपाल जी, ही इज ओह! फ्रॉम बंगाल, सो आई मेड हिम अ बंगाली काउबॉय। सुमीत कौल वाज फ्रॉम कश्मीर, सो आई मेड हिम अ कश्मीरी काउबॉय। हाँ, देन लेट संदीप कर्णिक वाज इन महाराष्ट्रियन, सो आई मेड हिम अ महाराष्ट्रियन काउबॉय। तो ये मराठी सारे काउबॉय, इतने सारे एक्सेंट्स मिला के वाह! फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग बनी। और जो मेन विलन था नजीर साहब, वो हुँ, मैंने दत्त साहब को दे दिया एज अ सरदार इन अ पंजाबी टोन। अनिल दत्त जी, अनिल अनिल दत्त दत्त, जी, अनिल दत्त जी। ओके, तो जब आउटकम चैनल ने देखा, बोला यार हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यार ऐसी फिल्म को आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसकी।
तो ऐसा भी किया है मैंने। कितनी मजे की बात है ना ऐसे सब क्रिएट करने में और उसको ये सब क्रिएशन है, लोकलाइज, टोटल ट्रांसक्रिएशन। बिल्कुल, और समटाइम्स जो एक्सेंट, लोकलाइज, समटाइम्स डायलेक्ट्स, कभी डायलेक्ट यस, दे देते बिल्कुल, हैं किसी यस। हाँ हाँ, तो ये प्रोसेस कितना बढ़िया होता है और इस प्रोसेस की वजह से ही मुझे लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी आज हो रहा है लोग देखने लगे हैं, क्योंकि पहले तो थोड़ा सा लुक डाउन अपॉन होता था कि अच्छा हिंदी में है, ओके, नहीं कुछ मजा नहीं है, ओरिजिनल में हमें देखने में मजा आता है, जो इंग्लिश में मजा है वो हिंदी में कहाँ ऐसे हाँ। कहा जाता था। पर ओवर द पीरियड आप सारे राइटर्स ने मिलके, डायरेक्टर्स ने मिलके एक माहौल बना दिया है सच में। शुमी, आपको कुछ ऐसा याद है कि आपने किसी कैरेक्टर को एक अलग ही लहजा दिया और पूरी वो कैरेक्टर बदल गई? ऐसी कई मूवीज है डिज्नी की, जैसे हमने ब्रेव फिल्म की थी, उसमें हम्म फॉर ऑडियो मैजिक, उसमें हमने हम्म अलग अलग देशों के राजा वगैरह थे, तो उनको अलग अलग डायलेक्ट दिया था। वी वर अच्छा, नॉट प्लेड ऑन एक्सेंट्स, वी प्लेड विद द डायलेक्ट्स। तो किसी को ओके, मध्य प्रदेश थोड़ा सा उस तरह का डायलेक्ट दिया था, किसी को हैदराबादी थोड़ा सा डायलेक्ट दिया था, और अवधी अवधी डायलेक्ट दिया था। तो उस हाँ, तरह से हमने मतलब स्टडी किया था एक्चुअली, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि किस तरह से बोलते हैं। तो आई हम्म एक्चुअली वेंट ऑन यूट्यूब एंड गूगल एंड फाउंड आउट, हम्म कुछ हम्म क्लिप्स देखे कि ये किस तरह से हम्म बोलते हैं, इनको क्या हम्म हम लोग दे सकते हैं। और जिस तरह से हम अगर लाइक विजुअल प्रेजेंस ऑफ द कैरेक्टर, अगर कोई कैरेक्टर दिखने में अगर कोई उसका जो अटायर है वो ऐसा लग रहा है, जैसे अभी मैं एक लिख रही हूँ, हम्म यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए एक थिएटर रिलीज लिख रही हूँ, उसमें मुझे दिख रहा है कि वो कैरेक्टर थोड़ा सा धोती कुर्ता टाइप पहना है या कुछ, तो मैंने उसको अच्छा, गाँव वाले का एक्सेंट मतलब प्रपोज किया है। और प्लस रेफरेंस देते हैं हम व्हेन वी हैव अ क्रिएटिव डिस्कशन की, लाइक ओके वी कैन गिव हिम लगान के आमिर खान जैसे वो बात करेगा, तो इट्स इजियर फॉर द क्रिएटिव जो हेड्स होते हैं चैनल के या प्रोडक्शन हम्म हाउसेस के, कि उनके लिए समझना कि व्हाट वी आर थिंकिंग, हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दैट कैरेक्टर। तो उस तरह के, और हर एक किंगडम को अलग अलग फ्लेवर दे रही हूँ, जिससे मतलब लगे कि वो अलग ही किंगडम है, वहाँ के लोग उसी तरह से बात करते हैं, वहाँ के जितने भी कैरेक्टर्स हैं। और कुछ अगर विलन है तो उनको बहुत हैवी ड्रामेटिक डायलॉग्स, समटाइम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द movies also। अगर कुछ कॉमेडी है तो भी आई हम्म like I have used lines from movies like जो बापू सेहत के लिए हानिकारक है वो, या लड़की हो क्या, हम्म मतलब इस तरह के जो डायलॉग्स फेमस होते हैं मूवीज के, वो भी हम कभी कभी अगर सिचुएशन वैसा है और अगर स्टोरी लाइन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, अगर कैरेक्टर पे और नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो हम वो सब उनको मतलब लिख देते हैं कि इस तरह से यू कैन ट्रीट दिस कैरेक्टर और यू कैन गिव इट मोर कलर। और एनिमेशन में तो डेफिनेटली देते हैं, बिकॉज यू हैव दैट मच स्कोप। लाइव एक्शन में उतना स्कोप, स्कोप नहीं होता है कि उनके फेस पे शायद नहीं जाए, बिकॉज एक अंग्रेज कैरेक्टर, बोल रहा है और उसको आप अगर कोई गांव वाले का डायलेक्ट दे दे या कुछ दे दे, तो वो बिल्कुल सूट नहीं करेगा उसके ऊपर। उनको हम्म वहां पर हम डायलॉग्स के साथ प्ले करते हैं, वहां पर हम तकिया कलाम के साथ प्ले करते हैं, या डायलॉग्स को इंटरेस्टिंग रखते हैं, ताकि वो मतलब ऑडियंस को ग्रिप में रख सके कि जब उनके कन्वर्सेशन के दौरान। हम्म, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना हमारे भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, डायलेक्ट्स हैं, अवधी है, जी। महाराष्ट्र में भी, हिंदी में भी इतने सारे डायलेक्ट्स हैं। तो इतना रिच कंटेंट अपने पास होता है दैन डूइंग अ लिटरल ट्रांसलेशन, उसको एक अलग से फ्लेवर देके हर एक जो हिंदी भाषी है या जो रीजनल लैंग्वेज जो देखता है, फिल्म देखना चाहता है या सीरीज देखना चाहता है, उसके दिल के नजदीक वो काम जाए, वो दिखने को, सुनने को अपना लगे, है ना? हम्म। तो मेरे ख्याल से शानूर अभी तक ऑनलाइन नहीं आ पाए हैं। अ, अमर जी, जी। राइटिंग, इवन शुमी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लिखना बहुत लोनली काम होता है। जी। हम वॉइस एक्टर्स जो होते हैं, जाते हैं, आपने कुछ लिखा है वो हम्म, पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाय पानी पीते हैं। हम्म। राइटिंग इज अ वेरी लोनली जॉब। तो अमर जी, आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब
आप उसको कैसे लिखना पसंद करते हैं कि भाई मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये जो काम है वो इतना एनग्रॉस्ड कर देता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस वो सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है। कई बार रिजेक्ट होके स्क्रिप्ट आती है, नहीं नहीं ये लिखा सही नहीं है, जरा इसको ठीक करके भेजिए, तो ये काम आप कैसे करते हो? आप अकेले बैठ के एक कॉर्नर में लिखते हो, या सब कुछ हो रहा है, या कुछ गाना हो रहा है, कुछ हो रहा है और आप लिखते हो, और घर के लोग आपके साथ कैसे पेश आते हैं? First of all, I don't agree that writing is a lonely job. It is not. Okay. At all. Okay. क्योंकि जितने कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने फिल्म देखी है, and then I have to refer to some scenes when I'm writing a particular scene. यार यहाँ पे इसने उंगली यहाँ तो नहीं रखी थी, वहां तो नहीं, so I'm so involved in it. वो loneliness तो कहीं है ही नहीं, I am a part of it. वो तो मैं उनके साथ घुल मिल जाता हूँ, हाँ, मैं lonely तो हो ही नहीं। जी हाँ, नहीं वो कैरेक्टर्स आपके आसपास होते हैं, पर आप एक रूम में अकेले होते हो। हाँ ठीक है, मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि उन कैरेक्टर्स को आप आपके आसपास पाते हो, पर लिखना तो आपको अकेले में ही है, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक कैरेक्टर मेरी समझ में आ गया, ओह माय गॉड आई लव दिस गाय, इसको तो शब्द तो उसके पीछे में लग गया, यार इसको बेस्ट डायलॉग देता है, इसको कुछ देता हूँ, इसको यहाँ देता हूँ, इसको यहाँ कुछ करता हूँ, यहाँ कुछ क्या करता बात है। और ये हंसते खेलते, मतलब राइट, जैसे मेरे बेडरूम में मेरा सेटअप है राइटिंग का, तो मैं वहाँ अकेला दरवाजा खुला खोल के बिल्कुल बैठा रहता हूँ, चाय पानी आदि, जो मुझे एक नैप लेना है तो नैप भी ले लेता हूँ, खाना ले घूमते फिरते लिख देता हूँ। Nothing that I'm feeling very lonely while I'm writing or something. Nor do I have to go very deep into concentration. कुछ नहीं, they are very easy. थोड़ी सी समझ लो, एक बार समझ जाओ, अपने तरीके से उसको लिख दो। The main thing as I said कि इंडियन जिनके लिए ये फिल्म डब होगी, उनको ये समझ में आनी चाहिए, उनको इस पे हंसी आनी चाहिए, उनको इस पे रोना आना चाहिए, बस that is important. बिल्कुल। पर आप लिखते रहते हो कॉन्स्टेंटली, कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं, मतलब उन्हें आपको, जैसे कल शानूर इज हियर, शानूर अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं बोल पा रहे, सुनाई दे रहा है, अच्छा वहां पे वो जो माइक का बटन है उसको आपने म्यूट करके रखा है नीचे, अच्छा आप सुन पा रहे हो मेरी बात? हाँ, लेकिन हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे शानूर। कितनी ढेर सारी बातें करनी है। अच्छा जल्दी से वो सॉल्व कर लो माइक का इशू ना, वहां नीचे देखो एक माइक का बटन है आपकी स्क्रीन पे, अगर आपने उसको म्यूट कर रखा है तो फिर शायद Can you try it with your phone? Can you try it with your phone? Trying with his phone only. Okay. ओके, रोना मत, आ रहे हैं जल्दी से। जल्दी से मिलेंगे। Get some help, शानूर। हाँ गेट सम हेल्प ना, जल्दी से, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। आप तो, मैं तो इतना लिखा है, इतना आप बोलते हो, तो मैं आपसे बहुत बेताब थी बातें करने के लिए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। तेरे इससे के सारे जवाब देने पड़ रहे हैं। अमर जी, जैसा आपने कहा कि आप लिखना बहुत एंजॉय करते हैं, है ना, तो शुमी आप कैसे करती हो? मतलब ये क्या आपको लगता है ये, बिकॉज आपका पहले तो हाँ आया था, हाँ लोनली जॉब है, लोनली है, I do agree to it, because you need a kind of motivation to do it continuously, because I have been a dubbing director also, तो वहाँ पे जो interaction होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ और स्टूडियो इंजीनियर के साथ, तो उस समय कई बार बहुत अच्छी चीज निकल आती है, और वो the entire process is very enjoyable. और राइटिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि if I am writing something that I don't enjoy writing, हर तरह का जॉनर आता है लिखने के लिए, I love writing सॉन्ग्स के समय मैं कभी लोनली फील नहीं करती, एंड और अगर मैं कोई कोरियन स्टफ लिख रही हूँ विच आई लाइक वॉचिंग, सो आई डोंट फील लोनली व्हेन आई एम राइटिंग देम। अगर नॉन फिक्शन हो तो मैं तो एक्चुअली लिटरली छोड़ दिया है नॉन फिक्शन लिखना, because I don't enjoy watching non-fiction, so that is why I don't enjoy writing non-fiction. तो मैं non-fiction avoid करती हूँ, और कभी अगर कोई insist कर रहा है लिखने के लिए तो मैं लिखती हूँ, but that time I find it very boring actually, so I don't get that kind of motivation to write non-fiction. तो fiction, because I enjoy watching fiction, so I enjoy writing fiction. और अगर वो मेरे genre का है तो फिर I absolutely enjoy writing it, especially songs. So that is like my new found love.
किसी को भी मैं यही कहती हूँ कि आप पहले मुझे गाने दीजिए, अगर कोई ऐसी मूवी है जिसमें गाने हैं, आई वुड लव टू राइट देम फर्स्ट, उसके बाद अगर देखते हैं कि टाइम बचता है तो कुछ और कर लेंगे। सच में तो बहुत मजा दैट इज रहता है व्हाई गाने लिखना, उन्हें गाने लिखना यू नो वो इंग्लिश से उसका फ्लेवर हिंदी में ले आना, हिंदी बहुत में ले बहुत आना। मजे की। आई थिंक अमर जी, आपने पहला काम वही किया था, सॉन्ग जी राइटर, है जी ना? जी तो आप शायद दोनों ये ज्यादा पसंद करते हैं गाने लिखना, तो बाकी तो है ही, मतलब वो तो इट जस्ट फ्लोड कि आप यस लिखते जाओ, उसको लोकलाइज करते जाओ। तो यस आप अमर जी, आपने मुझे कहा कि आप तो बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर थे, जी है ना? तो जी राइटिंग में कैसे आ गए, मतलब कैसे हुआ ये? इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माय स्कूल टाइम। जब ओ, मैं स्कूल में था तो मुझे लिखने का शौक था। बहुत सब सारे ड्रामेटिक्स में मेन एक्टर मैं ही हुआ करता था, स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, म्यूजिक में। तो इस तरफ मेरा ध्यान थोड़ा खिंचाव ज्यादा ही था शुरू से। And I used हम्म to enter probably all the elocution competition which I used to win also. The biggest हम्म one was at the Lions Club, Bandra, Mark हम्म Anthony's funeral oration, जब मैंने ओ, बोली थी वहाँ पे। तो खिंचाव 100% इसी तरफ था, but when I grew up, so we were not very rich. The family was not very rich. So first I हाँ thought probably कि कोई profession अपने लिए एक बनाया जाए। हाँ, तो जी, that's how I started. And then finally I had a friend of mine. With him, I started a small studio where we used to do only songs. I used to write a lot of lyrics, compose the हम्म songs, sing them. उन दिनों हम्म, एल्बम्स का जमाना चलता था, तो मैं अपनी एक एल्बम निकालना चाहता था, मी मुंबईकर नाम से, जो अब जाके रिलीज अच्छा, हुई। तब से अभी ओ तक तो हुई भी नहीं थी। ओ, तो वहीं पे मिस्टर शब्बीर कुमार के बेटे मेरे पार्टनर से कीबोर्ड सीखते थे। तो वो अच्छा मुझे देखते थे लिरिक्स लिखते हुए, एंड ही वाज वेरी क्लोज टू ब्रिज। तो ही सेड कि अच्छा, सर अगर आपको कोई राइटर चाहिए तो मैं आपको बहुत अच्छा राइटर दे सकता हूँ, बिकॉज ही वाज ओ ऑलवेज इन नीड ऑफ, क्योंकि कार्टून नेटवर्क में बहुत सारे म्यूजिकल्स होते थे उस जमाने में, जी और जो सारे डब करने पड़ते थे। जी, तो वो मुझे ले जाके उन्होंने मिलवाया ब्रिजी से, और फिर एक के बाद एक, एंड देन ही प्रॉब्ली सॉ माय टैलेंट इन राइटिंग, एंड देन ही एनकरेज्ड मी टू राइट स्क्रिप्ट्स, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। देन द स्टूडियो क्लोज्ड, द गैंग स्प्लिट अप, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, एंड देन आई स्टक टू हिम ओनली। फिर उसके बाद वहीं मैंने डिस्कवरी में तो खैर इतना काम किया, डब डायरेक्शन में भी मैं, जैसे मैंने कहा, 5 टाइम्स इन अ रो द बेस्ट डबिंग डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला मुझे। हम्म एंड लिखने में तो 500 600 700 पता नहीं कितने प्रोग्राम्स लिखे होंगे। फिल्में भी आती थी, वो म्यूजिकल्स बहुत आते थे। तो राइट, जैसे एक जापानीज म्यूजिकल आया था कार्टून नेटवर्क में, 110 एपिसोड्स का, जिसमें 95 एपिसोड में सिर्फ गाने थे। ओ तो ओ, जब हमने जापानीज ट्रांसलेटर को बुलाया वो गानों को ट्रांसलेट करने के लिए, तो दे वर चार्जिंग पर वर्ड, एंड दैट वाज, इट वाज लाइक अ बॉम्ब व्हाट दे वर चार्जिंग। तो एब्सोल्युटली, मैंने उनसे कहा भैया आप लोग जाओ, एंड आई स्पोक टू ब्रिजी एंड मैम, आई सेड इनको जाने दो, ये सारे गाने मैं लिख दूंगा, आप चिंता मत करो। आप कैसे लिखोगे, आपको थोड़ी जापानीज आती है। मैंने कहा कहानी मैंने लिखी है, मुझे पता है कि कहानी में क्या हो रहा है, तो ये सिचुएशनल गाने, मैं बस विजुअल देखूंगा और गाने लिख दूंगा, और परफेक्ट मीटर पे उसको बिठा दूंगा, आप गवा लेना। तो ठीक है, इट जस्ट वेंट ऑफ वेरी स्मूथ। सो दैट्स हाउ, क्या बात। ऐसा होता गया। अच्छा, शानूर जो आ गया, शानूर मुझे याद है आप गोल्ड जी। के नाम से एक छोटे बच्चे स्टूडियो में आते थे, फटाफट डब करके बहुत हुँ। प्यारा डबिंग करके चले जाते थे। पर जी, आज जी, जी। आप इस पैनल पे हैं एक राइटर, हुँ, वेटरन राइटर के हिसाब से आज आप यहाँ पे हो, तो जी, मुझे बताओ आपकी ये जी। जर्नी कैसे और कब शुरू हुई? ये मेरी जर्नी ऐसी शुरू हुई थी कि जैसे अमर जी ने बताया वो एक सीरीज़ थी, तो उसमें हम मिल के डायलॉग्स बनाते थे। फिर ऐसी कई जगह होता था जहाँ पे मैं कुछ फ़नी डायलॉग्स बना लेता था या बेटर अच्छा, एडैप्टेशन कर लेता था। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि ट्रांसक्रिएशन और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है? तो मुझे हमेशा ट्रांसक्रिएशन में इंटरेस्ट आता था और मुझे लगता है कि गूगल ट्रांसलेट करता है और राइटर्स ट्रांसक्रिएट करते हैं। तो यही फ़र्क है बिल्कुल ट्रांसलेशन सही और कहा। ट्रांसक्रिप्शन में। तो मैं काफ़ी सारे डायलॉग्स बना लेता था, करता था, तो मुझे कहा कि आप लिखोगे तो अच्छा होगा। तो मैंने ऐसे ही एक आध मूवीज़ लिखी और वो बहुत अच्छी लगी।
एक वाई हिम थी जो साउंड एंड विजन में आज भी लोग बात करते हैं कि बहुत ही कॉमेडी थी, उसके डायलॉग्स भी याद है उन्हें आज तक। ऐसे में लिखते गया और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब वॉइसिंग से तो ठीक था, मतलब वो तो बचपन से करता ही था, पर राइटिंग करने का मुझे लगा कि इसमें कुछ कुछ है मेरे अंदर जो उसमें मैं कर सकता हूँ। तो मैंने प्रोफेशनली सीखा सब कुछ, कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कैसे स्क्रीन प्ले होता है, क्या होता है ह्यूमर। और उसके बाद मैंने एक सीरीज लिखी थी कार्टून नेटवर्क के लिए शारिब हाशमी के साथ, जो फैमिली मैन में मनोज वाजपेयी के साथ थे, तब वो राइटर थे। और उनके साथ बहुत कुछ लिखा मैंने। एक राखी का शो था, उसमें मैं गैग्स लिखता था लाइव उसी वक्त 5-10 मिनट में। फिर मैंने बिंदास प्ले जो एक चैनल था, उसके लिए फुल फ्लैश फर्स्ट टाइम अपने प्रोडक्शन से 3 साल तक 2 शोज लिखे। तो उससे मेरे मार्केट में मेरा थोड़ा बहुत नाम हो गया और इस तरह फिर सब चलने लगा। कितनी इंटरेस्टिंग रही ये बात शानूर, आपसे सुनने में Right. बहुत अच्छा लगा कि आप एक आर्टिस्ट से क्या क्या आप तीनों को लगता है कि अगर आप अच्छे राइटर तब बन सकते हो जब आप एक अच्छे वॉइस एक्टर भी हो, क्योंकि स्क्रीन पे जो हो रहा है, जो कैरेक्टर बोल रहा है, जिस हिसाब से बोल रहा है, उसका जो मीटर है वो तो टोटल फॉरेन है, फिर वो तो स्पेनिश हो, वो जापानीज हो, वो इंग्लिश हो, उसका मीटर अलग है। लेकिन क्योंकि कई बार एज अ डबिंग डायरेक्टर मुझे ऐसी स्क्रिप्टें आती थी जो ट्रांसलेटेड थी, जिसका कोई मैच वहां पे होता नहीं था। इट यूज्ड टू बी सच अ पेन। उसमें हमारा स्टूडियो टाइम, जैसा मैंने कहा, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो वॉइस एक्टर, डायरेक्टर, इंजीनियर सभी बहुत खुशहाल होते हैं, क्योंकि भाई अभी इसने लिखी है, हमें आंख बंद करके इसको डब करना है, क्योंकि वो मीटर में लिखी है। तो शानूर, आप कैसे ये जी। काम करते हो कि एज अ वॉइस एक्टर आपको इससे फायदा होता है? यस यस, बहुत हेल्प मिलती है मुझे। जैसे कई कई बार होता है जो लिप्स कहीं बंद, हम हिंदी में हम कह रहे हैं और इंग्लिश में या किसी भी साउथ में कोई भी हाँ। लैंग्वेज का अगर लिप्स ओपन है, तो उसमें क्योंकि आप आर्टिस्ट है तो आपको पता है कि आपको ओपन लिप पे बंद करना है, तो आप वैसा एक वर्ड कॉइन कर सकते हैं जिससे कि वो जेस्चर पे शूट करे। और जो भी एक्सप्रेशन है, बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन जो है, जो आईज है, उनको मैच करने वाले डायलॉग ही आप लिखें। तो वॉइसिंग का आइडिया हो तो बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आप स्टूडियो में जाते हैं तो सिर्फ आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है और बाकी सब ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होता है। बिल्कुल। शुमिता, क्या आपको लगता है कि वॉइस आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है फॉर अ राइटर? वॉइस तो खुद आर्टिस्ट कभी का, हाँ, मैं बचपन में मैं आई आल्सो यूज्ड टू डू लॉट ऑफ वॉइसिंग, सो आई नो द ओके। आर्ट की, मतलब मुझे पता है कि कैसे वॉइसिंग होती है, कैसे की जाती है। और तो वो एक नॉलेज होना, इट डेफिनेटली हेल्प्स, बिकॉज वेन एवर वी राइट स्क्रिप्ट और हम सिंक चेक कर रहे हैं, पॉजेस मार्क कर रहे हैं, तो हम बोलकर चेक हाँ। करते हैं कि वो बराबर मीटर में फिट हो रही है या नहीं, वेदर द प फ ब भ म ओ लिप्स वहाँ पर हाँ। वही वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं जो इंग्लिश में, ताकि अदरवाइज इट साउंड्स वेरी ऑड, स्पेशली इन लाइव एक्शन। अगर उसका ओ लिप है और आप वहाँ पर कोई और ऐसे सिंपल वर्ड रखेंगे तो इट विल साउंड वेरी ऑड। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखने, बीइंग अ डबिंग डायरेक्टर आल्सो डेफिनेटली हेल्प्स, बिकॉज मैंने डबिंग यस। डायरेक्शन के पहले कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी थी, और डबिंग डायरेक्शन करने के बाद जब मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी, आई सॉ अ वास्ट डिफरेंस इन माय ओन स्क्रिप्ट्स। तो बिकॉज वो परफेक्ट। जो ऑन द वहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में रहकर देखना कि काम कैसे होता है, हाउ अ स्क्रिप्ट, व्हेन यू गेट अ स्क्रिप्ट, हाउ इज इट डब्ड, हाउ डज द वॉइसिंग आर्टिस्ट डब इट, हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ अ डबिंग डायरेक्टर, तो यू अंडरस्टैंड कि इसको किस तरह से और बेटर लिख सकते हैं। एंड व्हेन आई वाज अ डबिंग डायरेक्टर, मैं आई यूज्ड टू गेट सम वेरी पुअर स्क्रिप्ट्स, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं स्क्रिप्टिंग करूँ तो बस कोई मुझे गाली ना दे, एटलीस्ट इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख दो कि गाली ना पड़े, कि मतलब अरे क्या स्क्रिप्ट लिखी है। सो दैट इज हाउ व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, आई यूज्ड टू आई यूज्ड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस, कि मतलब ठीक ठाक स्क्रिप्ट लिख दूँ कि मतलब कोई ये ना बोले कि अरे यार क्या स्क्रिप्ट लिखी है। अमर जी, आप खुद जी। वॉइसिंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये आर्ट आपको लिखने में भी बिल्कुल मदद कर रही होगी, है ना? तो 100%। आप कैसे, डू यू एग्री टू इट, और आप मानते हैं कि एक वॉइस एक्टर अच्छा राइटर भी हो सकता है? जैसे अभी शुमी ने कहा कि डबिंग डायरेक्टर होना, वॉइस एक्टर होना आपको बहुत मदद करता है अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हो, क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन करके तो कोई मायने, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है ना शानूर? तो आप जी जी। शानूर, मुझे बताइए, आप वॉइस एक्टिंग ज्यादा पसंद करते हो या लिखना ज्यादा पसंद करते हो? मैं लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि जब मैं अच्छा। लिख रहा होता हूँ तो मैं जो कैरेक्टर लिख रहा है, मेरा एक प्रोसेस है राइटिंग का, उसको मैं हम्म। मैरिनेशन बोलता हूँ। तो ओ। मैं
जैसे मैं डायलॉग्स जब ट्रांसलेट हम नहीं करता हूँ। हाँ, खाने की तरह। तो मेरा प्रोसेस ऐसा है कि मैं डायलॉग्स ट्रांसलेट नहीं करता हूँ। मैं सीन्स है ना, सीन्स को एक अपने देसी वर्जन में, जो अगर वो हिंदी में हम लोग कर रहे हैं, तो अगर जो भी हो, इंग्लिश हो या साउथ हो, वो किस तरह होना चाहिए, जो कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड है, क्योंकि मैंने जो 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 टीचिंग मैंने ली है स्क्रिप्ट राइटिंग की, उसमें कैरेक्टर कहाँ से आता है, वो टपूरी है, वो बिजनेसमैन है, वो कहाँ से है, उसको ध्यान में रखते हुए वो मैं सीन्स को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, और उसके हिसाब से फिर डायलॉग्स बनते हैं। भले इंग्लिश में हो सकता है कुछ और ही बोला हो, पर मैं हिंदी में ऐसा कुछ बनाता हूँ जो सीन को जस्टिफाई करे, और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है उसको उसको उनको एंजॉय पसंद है। करे। जैसे अभी मैंने जो ड्रैगन बॉल जी लिखी थी रिसेंटली थिएटर रिलीज हिंदी में, उसमें फुल अडेप्टेशन था, और थिएटर में हम लोग जब बैठ के देख रहे थे तो पब्लिक बहुत खुश थी, बहुत हंस रही थी। उसका रिस्पॉन्स ही अलग था, क्योंकि वो सीन के मुताबिक डायलॉग्स थे, ना कि इंग्लिश में ये बोला तो उसी को सीधा सीधा ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट किया। तो कुछ जी। बताओ ना हमें कि ऐसा कुछ मजेदार लाइन जो आपने बनाया, जो जिसका आपको भी मजा आया और सुनने वालों को, देखने वालों को भी अच्छा लगा। ऐसे मैंने साउथ की लिखी कुछ पिक्चरें, लेकिन ज्यादातर जो मैं हीरो डब करता हूँ तो मैं अपने डायलॉग ही बनाता हूँ, स्क्रिप्ट ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। बोलो। तो उसमें एक विजय का डायलॉग मैंने बनाया था कि मैं सीधे काम भी टेढ़े तरीकों से करता हूँ। तो मेरे हम लोग के घर में एक छोटा बच्चा है, मेरे साले का बेटा, वो ये बोलते घूम रहा था, मैं सीधे काम भी टेढ़े तरीकों से करता हूँ। तो वो इतना लोगों को पसंद है, उस पर काफी टिकटॉक्स भी बने थे। तो मेरे कितना साउथ के कॉम्प्लीमेंट। डायलॉग्स काफी, हाँ हाँ, हाँ क्योंकि वो तो बिल्कुल है। और जी साउथ का है ना, साउथ की फिल्मों का पहले तो इतना मैं खुद एंजॉय नहीं करती थी डब्ड वर्जन्स, लेकिन अभी तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें लोकलाइजेशन इतना नजर आता है ना, कि साउथ लैंग्वेजेस का अपना एक लहजा होता है, जी चेस्टिबा। जी जी तो उसको लेकर आप जो लाइंस बनाते हो, जैसे फ्लावर जी। ऐसा ये जो है, तो उसमें आप उसको वो मैं कई बार जब डबिंग को जाती हूँ तो कान में स्पेनिश सुनाई दे रही होती है, तो मुझे शुरू शुरू में ना मैं वही लहजा पकड़ के बात करती थी, मतलब जी जो वो जी जी सुनाई दे रहा है ना, अच्छा वो तो वैसे बात कर रही है। तो कल्पेश या चारू ये सब मुझे तब बताते थे कि स्वाति जी आपको वो एक्सेंट नहीं पकड़ना है, आपको हम्म। हिंदी रखना है, या आपको हम्म इंग्लिश इंग्लिश साउंड करना है। तो हम्म ये बात मुझे आजकल बहुत ही पसंद आ रही है कि आप सारे हम्म राइटर्स इतना हम्म अच्छा काम कर रहे हैं, और वो हम्म। कभी कभी तो ओरिजिनल कंटेंट से भी बहुत अच्छा लगता है। जी अ, जी मुझे मुझे अमर जी से ये बात पूछनी है कि अ, आप अगर कोई कंटेंट लिखते हो, तो जब स्क्रिप्ट लिखते हो या किसी और की स्क्रिप्ट एज अ वॉइस आर्टिस्ट पढ़ने जाते हो, तो आपको लगता है कि वो सही ढंग से नहीं लिखी? क्या वॉइस वर्कशॉप्स होने, राइटिंग वर्कशॉप्स होने, स्क्रिप्टिंग वर्कशॉप्स होने जरूरी हैं? क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्टें अभी भी आती हैं जो लिटरल ट्रांसलेशन वाली होती है। मेरा ख्याल है ज़रूरी है। हम्म। मेरा तो ख्याल है जैसे ज़रूरी वॉइस है। वर्कशॉप्स होते हैं, वैसे वैसे मुझे ही लगता है राइटिंग की ऐसे वर्कशॉप भी होनी चाहिए। होनी एब्सोल्युटली। चाहिए, है ना? जी, तो बिल्कुल। मैं ये जो कुछ कह नए सकता हूँ इस उभरते बारे जो, में। बोलो। देखिए क्या होता है कि ये जो डबिंग का काम है ना, लोग इसको बहुत हल्के में लेने लगे हैं कि बोलने के पैसे मिल जाएंगे, इंग्लिश में बोला कहा वो बिल्कुल। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो लिख दिया, गो बोलो तो जाओ लिख दिया। पर ऐसा नहीं है, आपको अपनी जो प्रोफेशन है जो आप कर रहे हो उसको बहुत सीरियसली लेना लेना पड़ेगा। और राइटर बिल्कुल। एक ऐसी चीज है, राइटर के पास इतनी पावर होती है कि वो सालों से समाज बदल सकता है, लोगों की सोच बदल सकता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल काम भी है एक तरीके से। अगर उसको जी। सीरियसली नहीं लेंगे ना तो नहीं होगा। तो वो समझने के लिए अगर जैसे वर्कशॉप्स हो, या ज्यादातर मैंने तो देखा है कि लोग ना राइटर को लिखने के लिए टाइम नहीं देते हैं। जैसे मुझे कई बार लोग कहते हैं कि 5 दिन में चाहिए, तो मैं उनको कहता हूँ यार मैं राइटर हूँ, माइक्रोवेव नहीं हूँ। टाइमर सेट किया और उतने देर में गर्म करके मिल जाएगा। तो बिल्कुल, अगर हम सब ये सीख भी जाते बात हैं ना, उसके बाद भी जो वक्त जो है ना वो इतना कम मिलता है। तो फिर जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये ट्रांसलेशन है। क्यों? क्योंकि वीडियो देख के नहीं लिखा गया है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात And I would also मैं like to बिल्कुल add आपकी। something to this
कि Please, सीरियसली जो लेना चाहिए उस बात को लेकर, बिकॉज इवन व्हेन आई से समबडी कि आई एम अ राइटर लाइक फॉर लोकलाइज्ड कंटेंट, सो अच्छा राइटर व्हाट डू यू राइट, ओके द इंग्लिश मूवीज दैट कम इन थिएटर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आई राइट देम इन हिंदी। अच्छा इंग्लिश टू हिंदी, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन आई गेट। I मतलब वो get सबटाइटल myself. नीचे जो आते हैं वही ना, सबटाइटल लिखते हो, सबटाइटल। हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात मानती हूँ, बिकॉज मैंने स्टूडियो में देखा है, राइटर को फोन जाता है, अच्छा ये फिल्म आई है कल चाहिए, यू नो। तो मैं हमेशा वही कहती हूँ कि इतना आसान नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को कल चाहिए बोल के, तो वो फिर आपके पास वो उतनी ही बुरी स्क्रिप्ट आएगी, ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट ही आएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगता है राइटर को वक्त देना, उसे प्रॉपर, हाँ होता है यू नो, वो प्रेशर होता है कि ये रिलीज है, वो जाना है उस दिन को। तो आप वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? जैसे अभी शानूर ने कहा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्या आप ऐसे, अमर जी, आप बोल देते हैं सीधा कि भाई 2 दिन में तो मुझसे नहीं होगा? और ऐसे प्रोजेक्ट गए हैं आपके? नहीं, अगर ऐसे इम्पॉसिबल टाइम दिया जाए कि बिल्कुल यानी 2 दिन में, तो जब नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। I mean, you can't accept it. How can you? If you're not able to deliver on time, so then you shouldn't take जी the project. करेक्ट। पर वो जो पैसे कमाने की जो होड़ लगी हुई है कि भाई लिख के छाप छाप दो, छाप दो, छाप दो। मुझे That is not kind of the world now, और आगे भी आएगा ना कुछ ना कुछ। वो बिल्कुल फिर मेरे थोड़े मेरे टाइम वो के हर लिए है, जगह, फिर वो तो हाँ वो सिर्फ थोड़े सब टाइम, वो राइटर सिर्फ थोड़े टाइम तक लिख सकेगा, फिर वो उसका लॉन्ग बिल्कुल रन में उनका तक नहीं नहीं चलेगा। मेरे लाइफ पास स्पैन। मेरे पास पुष्पा आई थी और मुझे कहा गया था 5 दिन में लिखने के लिए। मैंने हाथ जोड़ लिया था, बोला तो साउथ की मूवी ऐसे ही डिफिकल्ट होती है और वैसे ही मैं स्लो हूँ बहुत। मतलब अमर जी, सुमिता वगैरह ये लोग तो बहुत फास्ट। अमर जी तो खड़े खड़े स्पॉन्टेनियसली मस्त से मस्त डायलॉग बना लेते हैं, मुझसे वो नहीं होता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा घुसना फेयर पड़ता है इनफ, मुझे। सेम यार, फेयर इनफ, आई आल्सो नीड फेयर टाइम। इनफ, फेयर इनफ। नहीं नहीं नहीं, वो तो गॉड गिफ्ट होती है जो कोई जो बिल्कुल यू नो ऑन द स्पॉट लिख देते हैं, बोल देते हैं। पर मुझे लगता है राइटर को वक्त देना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने कहा, आप सब मानते हैं, क्या कोई आप में से कोई राइटर्स वर्कशॉप फ्यूचर में लेना चाहेगा, करना चाहेगा? तो आई वुडंट माइंड। आप तो शुमी, आपकी क्या एडवाइस होगी एक जो नया राइटर इस फिल्म में स्क्रिप्टिंग के लिए जो आना चाहता है, तो आप उसे क्या एडवाइस दोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश जो बोला जा रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या हाँ क्रिएटिव इंटेंट है, उसका इंटेंट क्या है। कई बार वहीं पर वही अगर सही नहीं हो तो आगे तो मतलब, और वो, और आप जिस लैंग्वेज में लिख रहे हो उसमें आपका कमांड होना, जैसे अगर हिंदी लिख रहे हाँ हो तो हिंदी में, या आप किसी भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो उसमें आपका कमांड होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें, और प्लस थोड़ा सा ड्रामा का जो ड्रामा नॉलेज की जो ड्रामा हाँ है वो उसको किस तरह से रेप्लिकेट किया जा सकता है लैंग्वेज में, क्योंकि वही ड्रामा वही ह्यूमर आना चाहिए आपके कंटेंट में, एंड दैट विल नॉट कम विद ट्रांसलेशन, यू विल हैव टू अडेप्ट इट। तो वो थोड़ा बहुत अगर आप में है, वो ड्रामा सेंस है, तो आई थिंक देन यू कैन बी ट्रेन्ड टू बी अ राइटर फॉर लोकलाइज्ड कंटेंट। फिर वो लिप सिंक, वो जो टेक्निकलिटीज है, प फ ब ब म ओ, या फिर लिप सिंक, या फिर उसको किस तरह से लिप में फिट करना है, पॉजेस कैसे मार्क करने हैं, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से फॉलो करना है, ये सब चीज़ें सिखाई जा सकती है। बट अगर कॉम्प्रिहेंशन में गड़बड़ है और हिंदी सही नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो मतलब आपको एंड अंग्रेजी भी प्लस उतनी उनको, स्ट्रांगली, हाँ अंग्रेजी एग्जैक्टली, भी समझ में आनी चाहिए। एंड स्टूडियो में सेशंस होने चाहिए कि उनको जाके दिखाना कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट डब होता है। दैट नॉलेज इज हाँ ऑल्सो वेरी हाँ इंपॉर्टेंट, कि आप जाके उनके दिखाएं कि आप जो स्क्रिप्ट लिखेंगे वो किस तरह से डब हो रही है, किस तरह से उसमें चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज ऑन द टेबल इट्स इनएविटेबल। अच्छे से अच्छे राइटर की स्क्रिप्ट में राइटर खुद अगर डायरेक्ट करेगा तो भी चेंजेस करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होते हैं, वो हम भी करते हैं कि थोड़ा चेंज करते हैं। शानूर, आपको क्या लगता है कि मतलब आप मुझे कैसे मुझे ऐसा लगता है कि वर्कशॉप्स को हम लेकर? लोग बहुत किसी नए को अगर बताना सिखाना, तो जब अगर मैं अपनी बात बताऊं तो हम लोग बहुत प्रिपरेशन लेके, जैसे मैं 15-20 दिन लेता हूं, उसके बाद जब डिलीवर करने जाते हैं ना, तो आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, जो क्लाइंट को चाहिए ना वो अलग ही होता है दुनिया से। एग्जैक्टली। जैसे मुझे एक बार किसी ने लाजवाब डायलॉग में लिखा था, कुछ था ये लाजवाब है, तो मुझे पूछा कि कौन बोलता है लाजवाब आजकल, ये कौन सा वर्ड होता है?
हम्म, तो अब हम्म, ऐसी बार कई बार ऐसा होता है, तो हमको स्पॉन्टेनियसली उसको चेंज करना होता है कि लाजवाब नहीं, ठीक है चलो, अभी हो सकता है ये कोलोकियल नहीं है, जो एक ज्यादा जो सिटी में लोग हैं वो लाजवाब नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मस्त है या अच्छा है। और दूसरा कमाल है। जब हाँ, से डिज्नी थिएटर रिलीजेस करने लगी है, तब से बहुत बड़े बड़े फिल्म के राइटर्स इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे मयूर पुरी साहब है, मनोज मुंतशिर हैं। तो जंगल बुक जब लिखी थी मयूर सर ने, तो उसके बाद नेक्स्ट मूवी आई थी ब्यूटी एंड द बीस्ट, और बहुत कम टाइम था उनको और कोई अच्छा राइटर चाहिए था, तो उन्होंने मुझे समझा कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, तो क्या मुझे बात। दी गई मूवी। तो हुआ क्या है कि अब जब हम लोग कम से कम मैं जब एक नरेशन देना, हम एक स्क्रिप्ट रीड करते हैं, तो वो भी ऐसे रीड करते हैं जैसे कि ये नई पिक्चर है और अब ये जाके सेट पे बनने वाली है। तो हाँ उसका वो हाँ। डायलॉग और वो इमोशन, और यहाँ से यहाँ से है, एक ये चीज आ गई है, और अच्छी और वैल्यू भी बढ़ गई इनके आने से। ये तो हम्म ये सब चीजें होती है। और जैसे मुझे याद है कि प्रियंका चोपड़ा का एक पोर्शन पार्ट था मैट्रिक्स में, तो उसके लिए गाइड ट्रैक करते हैं हम लोग, कोई और आर्टिस्ट करता है जिसको बाद में फॉलो करते हैं, तो उन्होंने वो हम्म डायलॉग अच्छे से सिंक में कर लिए। पर जब प्रियंका की बारी हुई एंड शी वाज सिटिंग विद मी और जब डिस्कस कर रहे क्या डायलॉग, तो उनका ठहराव, एक एक्टर का डबिंग, और हाँ डबिंग हाँ आर्टिस्ट थोड़ा सा सिंक के लिए भागता है, ऐसा नहीं वो खराब काम कर हाँ। रहा है, पर वो टेक्निकल में ज्यादा रहता है, और जो एक्टर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस में ज्यादा जाते हैं। तो राइटिंग का ऐसा काम है ना कि क्लाइंट, माहौल, आर्टिस्ट, सबके हिसाब से वो चेंज होते रहता है। तो आप वर्कशॉप में सिखा सकते हैं थोड़ी बहुत चीजें, पर जो स्पॉन्टेनिटी हम्म होती है वो आपको अंदर से ही लानी पड़ती है, एक सेंसिटिवनेस लानी होती है कि जो कैरेक्टर को समझ सके, उसकी बातें समझ सके। जैसे डीसी के मैं लिखता हूँ, जो साइंस फिक्शन होती है उसको इजी हिंदी करना पड़ता है, तो वो सब चीजें जो है वो एक्सपीरियंस से ही आती है। हम्म। अमर जी, जी। आप बताइए कि कैसे आप वॉइस वर्क राइटिंग वर्कशॉप को आप कितनी अहमियत देते हैं? मैं अहमियत तो जरूर देता हूँ, मगर खुद ऐसा करना नहीं चाहूंगा। मुझसे झेला नहीं जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे भी तो राइटरों मुझे के ऐसे भी राइटर्स हैं जो वे टू गो को जाने का रास्ता लिख देते हैं। I've come across a lot of guys like this. बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी तो इतने सालों बाद इतनी स्क्रिप्टें दूसरों की लिखी हुई पढ़ते पढ़ते, मतलब आई एम एग्जॉस्टेड नाउ, सो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू टॉलरेट एनी मोर। मेरा तो यही कहना है। आई रिमेंबर आई वुड अ, नॉट लाइक टू नेम द प्रोजेक्ट, एक डिज्नी का प्रोजेक्ट था जिसमें लाफ्टर हम्म ट्रैक्स थे, एंड दैट टाइम आई वाज डबिंग डायरेक्टर। तो जो राइटर के लाइंस थे वो उनमें मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि लाफ्टर ट्रैक को जस्टिफाई करने वाले लाइंस होने चाहिए। अभी हंस रहे बैकग्राउंड में, तो वो अगर जस्टिफाई नहीं होगी लाइन में, तो मैंने सिर्फ राइटर से ये कहा कि आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इस बात का कि लाफ्टर ट्रैक्स जस्टिफाई नहीं हो रहे, ह्यूमर नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो डबिंग डायरेक्टर और वॉइसिंग आर्टिस्ट कर देते हैं ना। और जब करते तभी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाता है, तो हो जाता है। एंड देन आई वाज लाइक, वाओ। अब मेरे पास बोलने के लिए और कुछ बचा नहीं था। आई सेड ओके फाइन। और कभी कोई आर्टिस्ट होते हैं, उनके उनके थोड़ा बोलने का रिदम थोड़ा कभी स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, हाँ, सबका अपना अपना एक लहजा है। अपना वो अपना। छोटा हो गया तो हाँ कभी फोन बिल्कुल। करता है, अरे डायलॉग सिंक में नहीं आ रहा, तो उसको सिंक में लाना पड़ेगा भी। हर सब कुछ स्क्रिप्ट में आ जाए, ये पॉसिबल हम्म नहीं होता। हम्म एग्जैक्टली। शानूर, आपके करियर हाइलाइट्स क्या हैं एज ए राइटर? करियर हाईलाइट मतलब जैसे मैंने आज वही बात, आज अगर आप देखते हो तो आपको क्या लगता है, दिस वाज माय बेस्ट शॉट, कि मुझे पता है और भी होंगे, पर अब तक का आपका बेस्ट काम क्या रहा? अब ये मैं कैसे बोल सकता है, तो किसी और को बताना अरे चाहिए। नहीं नहीं, वो तो बताएंगे, पर अपने आप को खुद को लगता है ना कि जैसे जैसे मुझे लगता है मैंने कोई मेरिल स्ट्रीप की फिल्म डब कर ली, तो मुझे लगता है ओ गॉड जी यस आई हैव डन इट, यू नो। जी जैसे मैंने अभी उनके हाल ही में डोंट लुक अप की, जिसमें वो प्रेसिडेंट जी। थी यूनाइटेड स्टेट्स की, तो मुझे हम्म मुझे लगता है अरे ये मेरा करियर हाईलाइट है, मतलब मैंने उनको डब कर हम्म लिया, मैंने रेवती को हम्म डब कर लिया, बस दीज आर हम्म माय करियर हाइलाइट्स। दूसरे तो कहते ही हैं, हम्म। पर अपने आप को खुद को भी तो लगता है, तो ऐसा आपको कब लगा है? ऐसा अभी रिसेंटली मैंने जो ड्रैगन बॉल जी बताए लिखी थी, जो कि एक एनिमे कम्युनिटी है हम्म अपने इंडिया में, और जो बहुत ही एंथुजियास्टिक है उसके बारे में, तो बहुत प्रेशर भी हम्म था कि उनको जो है वो खुश रखना है, जापानीज कल्चर को भी इंटैक्ट रखना है और किसी को हर्ट नहीं करना है। तो और हाँ उस पे बाकायदा एक मेरे इंस्टाग्राम पे थिएटर के रिएक्शंस भी हैं, जो लोग हैं जिन्होंने देखा,
उन्होंने इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि मुझे बात ही नहीं करने दे रहे थे। तो रिएक्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि वो शायद होगा, वरना मैं तो हर एक काम को अपना बेस्ट ही देता हूँ और चाहता हूँ कि वो बेस्ट ही हो। डेफिनेटली। अमर जी, आपने तो इतना सारा काम किया है, पर ऐसे कोई जो दिल को छूने उसको वो आप हमेशा याद रखते हैं कि भाई वो काम मेरा बिल्कुल। सबसे बढ़िया था। बिल्कुल। बताइए। ऐसी एक ही फिल्म है जिसका मुझे 2 बार डब करने का मौका मिला, और अच्छा। दोनों ही बार शानूर वाज अ पार्ट ऑफ इट। ओके। फिल्म का नाम था द नटी प्रोफेसर। पहली अच्छा। बार मैंने ब्रिजी के स्टूडियो में की थी, एंड आई वाज वेरी लकी कि both the times to dub for Eddie Murphy I had 2 fantastic artists with me. पहली बार दमन सिंह Fantastic. बग्गा था और दूसरी बार साहिल वैद। तो हाँ। उसमें जो हमने इंडियनाइज्ड कॉमेडी डाली है, दैट वाज समथिंग लाइक मैं खुद अपना पेट पकड़ के एंड आई थिंक शानू, इफ यू रिमेंबर, शानू अगर तुझे याद हो तो खुद जी। ऑनलाइन हमने क्या तमाशा किया था उसमें, जी। लोग लौट गए थे नीचे पेट पकड़ के, इतना वो मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट था। बाकी तो हमको जो भी कंटेंट मिलेगा हमको तो वही लिखना है, बट ये जो मिला 100%। इसमें हमने मतलब आग लगा दी थी। शुमी, आप बताओ। आज की तारीख में अगर मैं देखा जाए, अमर जी, हाँ, अभी जैसे ओटीटी का इतना ये बोलबाला है, तो अभी तो वो तहजीब का दायरा भी खत्म हो गया है। अभी तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो बिल्कुल। अब उसमें एक अलग क्रिएटिविटी है, मतलब जो हमारी नॉर्मल अब्यूजेस हैं, तेरी माँ का, बहन का, ये सब तो बहुत कॉमन चीज हो गई। अब उसमें भी क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, गालियां क्रिएट करनी पड़ती हैं अब। तो इसमें ये लोकलाइज्ड, मतलब जो एमपी यूपी जो डायलेक्ट है उसमें, जैसे हम मराठी में भी काफी सारे भक्त हरामी नहीं तर त्याला आणखी अबे भाड़े जा रे भाड़िया, सो ये सारे शब्द यूज हो सकते हैं। तो ये एक अलग ही मजा रहा है, जो कस वर्ड्स जिन्हें पहले एकदम बाप रे, मतलब नहीं वो सब नहीं बोलना है हमें, तो उसे बहुत अच्छे ढंग से, तो अरे वहां पे तो वो सारी बी की गालियां दे रहा है, लेकिन आप वहां पे कुत्ते कमीने बस वहीं पे रुके हुए हैं। पर अभी बहुत कुछ ओपन बिल्कुल वो बैरियर हट गया है। शुमी, आप बताओ, आपका जो सबसे बढ़िया, जो यादगार रहा भाई कि ये अब तक का मेरा बेस्ट है। मैंने अभी जो एनकांतो फिल्म आई थी उसके लिए जब गाने लिखे थे, नॉर्मली हमारी फ्रेटर्निटी में लाइक द म्यूजिक डायरेक्टर, द टीम, द डिज्नी टीम और द नेटफ्लिक्स टीम, वहाँ से तो मुझे अप्रिसिएशन मिलता ही था गानों के लिए। बट दिस टाइम आई गॉट इट व्हेन आई वेंट टू यूट्यूब एंड आई सॉ द कमेंट्स कि नॉर्मली लिरिक्स राइटर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है कि अच्छा बहुत अच्छा लिखा गया है। नॉर्मली सिंगर्स को कहा जाता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो कमेंट्स में व्हेन आई सॉ दैट कि लिरिक्स को अप्रिशिएट किया गया है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली लव्ड हिंदी वर्जन्स ऑफ दोस सॉन्ग्स, सो आई फेल्ट वेरी नाइस कि नहीं, दे फाइनल रिकग्निशन एंड फॉर ऑन इंस्टाग्राम आल्सो पीपल अप्रोच्ड मी कि आपने एनकांतो के गाने लिखे हैं, दे हैव टर्न्ड आउट वेरी, दे आर साउंडिंग वेरी नाइस एंड हाउ डू यू राइट इट एंड वी लव द सॉन्ग्स, ऑल दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस आई हैव got for Encanto and for Stranger Things. And Stranger Things ka the best part is my son is also a teenager now, so he is very excited to tell his friends that my mother is writing Stranger Things season 4 when I was writing the season 4. तो मतलब उसके friends उससे पूछते थे कि ask her how is it. So my son also was felt proud कि बताने को कि अपने friends को कि my mom is writing this, my mom is writing that. और अभी लाइल लाइल क्रोकोडाइल करके मैंने एक थिएटर रिलीज सोनी पिक्चर्स की, उसमें गाने और डायलॉग्स लिखे हैं। तो उसके गाने आदित्य नारायण ने गाए हैं, उदित नारायण जी के बेटे ने। तो उस तरह का रिकग्निशन उस प्रोजेक्ट को मिला है, उसका प्रमोशन हुआ है। तो इट फील्स नाइस व्हेन यू आर एसोसिएटेड विद अ फिल्म लाइक दिस, जिसको प्रमोट किया जा रहा है, जिसको मतलब बीइंग अ डब्ड लोकलाइज्ड वर्जन इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि उसको वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट किया गया। इंडियन आइडल पे प्रमोट किया गया था और कपिल शर्मा शो पर प्रमोट किया गया था एज अ प्रोजेक्ट। सो यू फील नाइस व्हेन यू हैव वर्कड फॉर सच
प्रोजेक्ट्स, तो रिकग्नाइज्ड, अच्छा हाँ लगता है। दैट हाँ रिकग्निशन बियॉन्ड द इंडस्ट्री से तो मिलता ही है, लेकिन जब बाहर वालों से भी मिलता है तो यू फील कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग गुड, एंड तो थोड़ा ज़्यादा encouragement मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि अदरवाइज हाउ आई टोल्ड यू, वही चलता है कि अच्छा इंग्लिश टू हिंदी, ओके फाइन, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। जैसा एज अ वॉइस आर्टिस्ट मुझे पहले कहा जाता था कि अच्छा डबिंग करती हो, अच्छा 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 अच्छा, पर तुम दिखती नहीं हो, तुम तो एक्टर हो, तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती, तुम्हें इसमें क्या बड़ा मजा आता है, तो अच्छा लेकिन अभी सिनेरियो इतना चेंज, अच्छा यूर अ वॉइस, मतलब परसों भी मुझे ऐसे फोन आया था, ये बड़ी अजीब, ऐसे आपको आते हैं क्या जैसे हम वॉइस आर्टिस्ट को आते हैं कि हेलो स्वाति, मेरी आवाज़ अच्छी है सब कहते हैं और मुझे वॉइसिंग करनी है, अभी ना मेरे पास फ्री टाइम है, तो क्या मैं कर, अब भी परसों फोन आया था, तो मैं उनसे वही वही सोचती हूँ उस वक्त की दिस इज अ वेरी सीरियस जॉब वी आर डूइंग, ये कोई ऐसे ही स्टूडियो में, क्योंकि हर दिन नया दिन होता है हर आर्टिस्ट के लिए, हर प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट होता है आपके लिए, तो क्या आपको भी ऐसे फोन आते हैं क्या एज अ राइटर शानूर, कि अरे मुझे यार तो मुझे दोनों थोड़ा दोनों में होता है। वॉइस राइटर का तो इतना नहीं वॉइसिंग है, के लिए तो वॉइसिंग आते में ही तो हैं। देखो मेरी आवाज पतली होती है फिर मोटी कर देते, मेरी आवाज मोटी होती है मैं नहीं देता हूँ। उनको लगता है बस आवाज मोटी कर ली पतली कर ली तो हो गया। और बिल्कुल जैसे बिल्कुल डिस्कवरी बिल्कुल, में जब भी अनिल कपूर का आता है कोई शो तो मैं मिमिक्री करता हूँ अनिल कपूर की और उसको हाँ इंग्लिश में डब करता हूँ। तो एक बार वो आ रहा था शो स्टार वर्सेस फूड, तो हम्म वो देखा उन्होंने और बहुत अच्छा लगा और मैंने ऐसे प्ले किया था वो लोगों को पता ही नहीं चला कि वो मैंने किया, उनको लग रहा था अनिल कपूर ही बोल रहा है। हाँ पर उसके हाँ बाद हाँ। उनका सवाल था इसने क्यों नहीं किया खुद, आपने क्यों किया? तो वो तो समझ में नहीं वो आता लोगों को बुद्धे कि सेट दैट इज और योर, सबसे या राइट और सबसे जरूरी बात ना लोगों को ये काम बिल्कुल समझ में नहीं आता जो हम लोग करते हैं। उनको पता बिल्कुल नहीं है कि इसकी जरूरत क्या है। उनको लगता है हम लोग हिंदी डब कर रहे हैं ताकि किस जिस ओरिजिनल इंसान ने बनाया है प्रोजेक्ट ना उसका हम मजाक उड़ाएं, जो कि बिल्कुल नहीं है। हिंदी डब एग्जैक्टली। उनके लिए होता है जो कि इंग्लिश से इतने फेमिलियर नहीं है, इतने वर्ड्स को नहीं जानते हैं। जैसे जब भी कोई वर्ड्स होते हैं, कोई कोई भी मूवी हो, वॉर को जंग किया या कुछ कोई भी वॉर का को किया तो लोग बोलते हैं ये क्या कर दिया। वो आपके लिए नहीं किया, जिसको इंग्लिश आती है जिसको पता है वो उनके लिए नहीं है। हाँ वो हाँ एक हाँ ऑडियंस है और वो बहुत ही वफादार लॉयल और बहुत बड़ी ऑडियंस है बिल्कुल हमारे बिल्कुल देश के बीच में, जो कि जो कि उसको पसंद करती है। तो लोग ये नहीं बिल्कुल समझ पाते कि वो जो वर्ड उन्हें अटपटे लग रहे हैं ना हिंदी के, वो उनके लिए नहीं है क्योंकि उनको इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं। वो इंग्लिश वालों के बिल्कुल लिए नहीं है, वो हिंदी वालों के लिए है। तो उन पे सवाल एग्जैक्टली उठाना ऐसा है कि उनके इंटेलेक्ट पे सवाल उठाना कि यार ये तो क्या ऐसा क्या बोल रहे हैं, ये क्या वर्ड, इतना हिंदी कौन बात करता है। करते हैं लोग अभी भी जिनके लिए ये काम एग्जैक्टली। होता है। बिल्कुल शानूर, आपने बिल्कुल अभी सही कहा कि वो उसने आपसे पूछा कि वो अनिल कपूर ने खुद क्यों नहीं खुद किया, क्यों पर उसे नहीं। ये नहीं पता कि ये आपकी क्रिएटिविटी है या आपने लिखा है, राइट यू नो। राइट तो अमर जी, आपको ऐसे आते हैं फोन कि अरे आप इतना लिखते हो, जरा एक स्क्रिप्ट हमें भी दे दीजिए, हम भी लिखना जानते हैं, हम हिंदी राइटिंग जानते के लिए हैं, भी आते या हैं हम और वॉइसिंग के लिए भी आते हैं। वॉइसिंग के लिए तो आते ही हैं, माय बहुत गॉड आते हैं, बहुत आते ही मैसेजेस हैं। आते हैं, सर आई एम सो एंड सो, ये मेरा वॉइस सैंपल है, मैंने ये किया है, मैंने फलाना किया है। तो मैं सीधा लिख देता हूं, आई एम नॉट इनटू डबिंग एनी मोर, आई एम ओनली राइटिंग राइट नाउ। बोले सर मैं राइटर भी हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ। ले तो हाँ अब मतलब आप कहाँ कहाँ अवॉइड करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बिल्कुल। कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा करके टालना पड़ता है और क्या करें, अदरवाइज दे डोंट लीव मी। कोई कोई ये नहीं समझता कि बहुत ही सीरियस काम होता है, हम एग्जैक्टली। स्टूडियो में, मतलब ऐसे लगता है राइट कि अच्छा डबिंग करने जा रहे हो, कितना 1 घंटे में आ जाओगे, अच्छा वो 1 घंटे में हम क्या क्या कर रहे हैं, वो 1 घंटे के पीछे वो डबिंग डायरेक्टर काम कर रहा है, साउंड इंजीनियर काम कर रहा है, उससे पहले तो राइटर ने उस पर सारा बहुत कुछ काम करके काम रखा किया हुआ हुआ है, प्रोड्यूसर ने उसको वक्त दे रखा है कि इस टाइम बाउंड्री में आपको वो खत्म करना है। तो ये सारी चीजें एज अ वॉइस आर्टिस्ट भी हमारे दिमाग में होती है, तो राइट। जितना लगता है उतना आसान नहीं और है ना जैसा श्रुति, इंग्लिश में क्या ना आप? कभी कभी इंग्लिश में कभी कोई कुछ रेफरेंसेस होते हैं ना उनको वैसे का वैसा नहीं रखा जा सकता। वो कई कई बार एक्सप्लिसिट होते हैं। थिएटर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सेंसर इंटरवीन जी करता है, क्योंकि जी हिंदी में जी, तो साला भी आप नहीं बोल सकते हैं, बाकी गाली हाँ तो दूर की थिएटर बात है। थिएटर तो उसको जब और कुछ थिएटर साइंटिफिक चीजें रिलीज, ना, जहां तक हॉलीवुड का सवाल है, वो लोग इतना लिबर्टी लेते हैं, जैसे मैं स्टार वॉर्स लिखता हूँ या हाँ जो भी साइंस फिक्शन वाली है, इतना लिबर्टी हाँ लेते हैं कि अगर आपने उसकी 30 साल पुरानी पिक्चरें सारी नहीं देखी ना
तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब रेफरेंस हम लिख रहे हैं, ये बिजनेस है, मूवी एक बिजनेस है, जो अगर फर्स्ट टाइम कोई थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट भी किसी मूवी का देख रहा है तो उसको उसी पिक्चर को देख के समझ में आना चाहिए क्या हो गया। इसलिए हाँ डायलॉग्स को अडेप्ट करना पड़ता है, टोटली चेंज करना पड़ता है, जो कि इंग्लिश से अलग है। कई बार लिटरल भी लगते हैं, क्योंकि वो जो डायरेक्टर का एक रहता है, मीनिंग रहता है। जैसे सुसाइड स्क्वाड में हाँ एक सबटाइटल था, तो वहां से एलए से मिलाया था कि इसको वैसे जैसा है वैसे ही रखो, क्योंकि उससे उनका कनेक्शन था काफी इयर्स का। जो कि फैंस बिल्कुल होते हैं, डीसी के फैंस है, मार्वल्स के फैन है, वही हाँ समझते हैं। पर हाँ जो देसी मार्वल के आदमी देख रहा है ओहो टिकट लेके हिंदी में, इंटीरियर्स में वगैरह, तो उसको तो पता नहीं है फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था या क्या होने वाला है। उसको इसी पिक्चर में पूरा मजा चाहिए। तो उसको अगर हम चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे तो तो पता कैसे चलेगा बात उसे? नहीं बनेगी बात राइट। नहीं बनेगी बात नहीं बनेगी। शुमी आपको आते हैं ऐसे फोन कि एक स्क्रिप्ट इन हम भी ट्राई हाँ, करते हैं, लिखना आते आता हैं है, मेरी हिंदी आते अच्छी हैं। है। हाँ, और आई वुड लाइक टू शेयर एन इंसिडेंट। मुझे मतलब मोना दी और सबने ये कहा है कि लेट्स मेक अ टीम, ट्राई मेकिंग अ टीम सो दैट हाँ यू हाँ यू ट्रेन सम राइटर्स अंडर यू एंड देन यू क्यूसी द करेक्ट स्क्रिप्ट। एंड तो उस सिलसिले में मैंने किसी को स्क्रिप्ट का सैंपल दिया था लिखने के लिए। उन्होंने 2 दिन बाद स्क्रिप्ट लिख कर दिया और एकदम ही मतलब बच्चों वाला शो दिया था जस्ट टू बिगिन विथ, और उनको ब्रीफ भी किया था कि कैसे क्या लिखना है। और तो मुझे जो स्क्रिप्ट आई वो जब मैं देखने बैठी तो मैंने बहुत ही वियर्ड ट्रांसलेशन था, एक तो ट्रांसलेशन था और वो भी बहुत ही वियर्ड। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि एक-एक वर्ड उन्होंने पूरा पैराग्राफ उठा के गूगल ट्रांसलेट पर डाला है और वो वाओ उठा के लिख के दे दिया है। दैट इज़ हाउ द राइटर हैड और उनका कहना था कि मैं बहुत पोएम्स लिखती हूँ, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और ये हाँ वो मैं बहुत अच्छा लिख लूँगी। तो दिस इज़ हाउ सीरियसली दे टेक इट एंड दिस इज़ हाउ they this is how they write when we ask them to write a dubbed localized script. लोकलाइज तो स्क्रिप्ट मतलब बिल्कुल मेरी सही कहा। वो जो कोशिश है अभी तक मतलब नहीं कर पाई हूँ मैं, कि जितने भी लोगों को दिया है मैंने आई कुडंट रियली फॉर्म अ टीम कि बस कि कोई वो ऐसा हमारा ही मिल काम जाए बढ़ा देते जिससे हैं। मतलब एग्जैक्टली। एग्जैक्टली नहीं नहीं मैं बिल्कुल मोना से ये भी कहना चाहूंगी, जैसे मोना ने कहा कि ऐसे वर्कशॉप्स होने जरूरी है, तो आई थिंक शी शुड सीरियसली, सारे स्टूडियोज को ये सीरियसली बात लेनी चाहिए कि राइटर्स के वर्कशॉप लें, क्योंकि उससे स्टूडियो टाइम, उससे आर्टिस्ट का टाइम बहुत 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 बचेगा। बहुत क्योंकि अगर बचेगा। जी। लिखा हुआ सही हो तो मुझे नहीं लगता है कि इसे मतलब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल आराम से सेल हो जाएगा, है ना। राइट। और कभी ऐसे हुआ है शानूर कि जी। आपने लिख दिया, स्क्रिप्ट चली गई और जी। स्टूडियो से फोन आया कि हम्म। कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसे कभी हुआ है? हम्म। हाँ, हुआ है, कई बार राइट, हुआ है ऐसा। हाँ, तो आप पर उस वो सिचुएशन को कैसा हैंडल करते हैं? क्योंकि उस कई सारे सिचुएशन को मैं प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे। जी। हम्म क्या होता है अक्सर, ये जो मुझे कॉल्स आते हैं ना, वो उनसे आते हैं जो या तो उसको इतनी इज्जत नहीं दे रहे जो काम है। मतलब हम सीमेंट या पुट्टी नहीं भेज रहे स्टूडियो में जो आपने लांबी में लगाया और वो चिपक भर दी। ना, तो आपको भी करनी पड़ेगी। हाँ तो वो जो बिल्कुल कुछ है जो मेहनत नहीं करते, कुछ है जो कि परफॉर्मेंस को ना समझ नहीं पाते। जैसे पॉजेस जो है मार्क किए हुए, एक तो हर किसी का ठहराव अलग अलग होता है, तो कभी कभी वो मैच नहीं होते। तो मैं, अगर मेरे पास वक्त होता नहीं, अगर मेरे पास होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडियो जाके उसको सॉर्ट आउट कर दूं, या फोन पे समझा देता हूँ कि देखो ये फील है डायलॉग का, इस हिसाब से अगर हाँ इसको बोला जाएगा तो आपसे ठीक ठीक वो बैठ जाएगा लाइन में। और दूसरा, ज्यादातर दिक्कत मेरे साथ ये आती है कि मैं देवनागरी में लिखता हूँ स्क्रिप्ट, क्योंकि वो मुझे बारी इंग्लिश की स्पेलिंग हिंदी में आती नहीं है। तो कुछ आर्टिस्ट होते हैं वो बिल्कुल। कर ही नहीं पाते। अरे ज्यादातर जो अरे हम अरे आजकल आजकल सेलेब्स और टीवी के जो एक्टर्स यूज करने लगे हैं, तो बहुत टाइम लग रहा है नहीं नहीं डबिंग में, नहीं बोलते अरे क्या लिखा है तूने। तो मैं देखा नहीं एक नहीं बार जाके क्या लिखा है मैंने, तो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हिंदी वो में, हिंदी पढ़ देवनागरी नहीं पा में। रहे। हाँ, वो बिल्कुल, हिंदी पढ़ ही नहीं पाते। नवाजुद्दीन जी ने ये बात एक फिल्म को लेकर कही थी कि फिल्म हिंदी में बन रही है, मेरे हम्म। पास स्क्रिप्ट वो रोमन में फोनेटिक्स में आई है। आई है जो मेरी फोनेटिक्स कुछ में आई समझ है। पल्ले नहीं पड़ रही है, और जी। सारी जो आसपास लोग हैं वो भी इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो मेरी हम्म। समझ में नहीं आ रहा है ये लोग हिंदी फिल्म क्यों बना रहे हैं। तो मुझे खुद को भी जो हमारी आर्ट फिल्म्स की या जो छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स आती हैं वो सारी फोनेटिक्स में लिखी हुई होती है, और उसे पढ़ने में इतनी तकलीफ, क्योंकि वो का की, क्योंकि के ई लिखा है, अभी वो के है या की है,
ये समझना बहुत मुश्किल। मैं अपनी स्क्रिप्ट अभी भी खुद लिखने की कोशिश देवनागरी में लिखती हूँ। सो शानूर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आप हो जितना हो सके देवनागरी में आप आपकी जो लिपि है उसमें लिखें जी तो पर एज यू से कि बहुत से आर्टिस्ट वो पढ़ नहीं पाते। हाँ। और मैंने नोटिस की देवनागरी में अगर आप स्क्रिप्ट भेज दो तो जो पहले क्यूसी होता है ना, वो उसमें हाँ, करेक्शन भी कम आती है, क्योंकि जो वहाँ होता है उसको उसको भी हिंदी पढ़नी नहीं आती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसक्रिएशन और राइटिंग फॉर डब्ड कंटेंट को लेकर बड़े इट्स अ पिटी कि कभी किसी मंच पर बातें हुई नहीं हैं, जबकि बिल्कुल, इतनी बातों की ज़रूरत है, इतने आप लोग तजुर्बेकार लोग हैं जो ये काम करते हैं, और आज शायद हम सब की जो एक पेंट अप वो था कि वी वांट टू दिस क्राफ्ट टू बी स्पोकन अबाउट, आई थिंक दैट इज करेक्ट, इरप्टिंग एंड विच इज सो इम्पॉर्टेंट। आई होप कि एक बहुत, वक्त ऐसा आए जब बहुत रेगुलर बेसिस पर राइटिंग फॉर डब्ड कंटेंट शुड बिकम as integral a part of it is mind you, but it should be इट इज़, perceived. I think the time that should come is that people start perceiving writing for dubbed content to be as mainstream as speaking for dubbed content. And what is एब्सोल्युटली, amazing is मैं बहुत ध्यान से सारी बातें सुन रहा हूँ, और आई मस्ट अप्रिशिएट, देखिए आप में से कुछ तो हैं जो 20 25 30 साल से इस काम को कर रहे हैं, but someone like Shanur, obviously he's been a part of the industry for more than 2 decades now, but fairly young, or the kind of mature, यस, insights that he was giving, और अमर जी, उनका उनका जो तजुर्बे का जो भंडार है, फ्रॉम बिल्कुल, उसमें से जो एक नगेट्स ऑफ विजडम निकल रहे हैं, इवन सुमिता, सो अमेजिंग अमेजिंग थिंग्स दैट यू शेयर्ड। स्पेशली मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, सुमिता, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, विच आई टोटली अग्री, क्योंकि मैं वॉइस एक्टिंग, क्योंकि मैं तो प्राइमरीली वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, पर ट्रेनिंग आपको आपके अंदर वो कॉम्प्रिहेंशन, जैसा आपने कहा, इफ़ यू डोंट हैव कॉम्प्रिहेंशन, इफ़ यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ लैंग्वेज, देन नो ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू। उसी तरह हम वॉइस एक्टिंग के लिए मैं एब्सोल्युटली, हमेशा कहता हूँ कि हुँ, आवाज़ अच्छी होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत अच्छी-अच्छी आवाज़ों को माइक के सामने धराशायी होते हुए देखा है, हर रोज़ देखता हूँ, बिल्कुल। और ये हम सबके साथ होता है। जैसा स्वाति जी आपने कहा कि यार मेरे दोस्त कहते हैं अच्छी आवाज़ है, तो क्या मैं वॉइस बोलना ही तो है, इसमें क्या है, आवाज़ अच्छी है। और शाहरुख ने बहुत अच्छा कहा, आवाज़ मोटी कर ली, पतली कर ली, हो गया। इफ ओनली मैं इसका बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं ये देता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि आप कितने लोगों को जानते हो जिनको बोलने के पैसे मिलते हैं, वॉइस एक्टिंग के पैसे मिलते हैं? यूजुअली अगर मैं 100 लोगों की भीड़ में पूछूँ तो एक बंदा भी ऐसा नहीं होता। एक बंदा होता है जिसके कोई दोस्त का भाई कोई रेडियो जॉकी होगा। तो मैं उनसे जी, कहता हूँ कि अगर बोलना इतना ही आसान होता, वॉइस एक्टिंग, देन एवरी अदर पर्सन वुड बी डूइंग इट। Every third person is a एग्ज़ैक्टली। doctor, every fourth person is a CA, every second person is a management graduate. But how many people can become voice actors? And I think हम जिस फोरम में हैं, ये फोरम हमारा है, ये कला हमारी है, बिल्कुल, हमारा एक बहुत, हमें बहुत गुमान है इस बात पर कि बिल्कुल, इतनी कॉम्प्लेक्स कला है वॉइस जी, एक्टिंग। और मैं समझता हूँ कि पिछले 10 एक सालों में ट्रांसक्रिएशन हैज एब्सोल्युटली लीप्स एंड changed बाउंड्स। leaps and bounds from the या, time of चिपकली, जब हम डायनासोर को चिपकली, बड़ी मकड़ी या बड़ी चिपकली कहते थे, to today where you guys have literally transformed the entire the language, the entire grammar, the dynamics of content. मैं देख रहा था किसी ने कमेंट लिखा था कि अरे आप लोग इंग्लिश में चेंज क्यों कर देते इंग्लिश टू हिंदी, तो आई थिंक शानूर ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत सटीक, बहुत ऑन पॉइंट, बहुत विजडम भरा जवाब दिया कि बिल्कुल, अगर आपको इंग्लिश इतनी पसंद है तो आप इंग्लिश में देखिए ना, आपके लिए है ही नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका है, करोड़ों लोग हैं भाई, 150 करोड़ की आबादी है, करोड़ों लोग हैं जिनको अंग्रेजी नहीं, जिनको एंजॉय करना है उसको हिंदी में देखेंगे, तमिल में देखेंगे, या जो भी है। तो बिल आई थिंक दैट इज वेरी 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 वाइज, एंड this is, I think it is just the beginning for content localization, and I think the time has come, जैसे आप लोग कह रहे थे कि वर्कशॉप्स वगैरह होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, होंगी, कोर्सेज होने चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ साल 2 साल 3 साल के होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोगों में इतना अभी
इतना दे हैव नॉट रियली पेशेंस बॉट नहीं। इनटू दिस क्राफ्ट कि ये प्रोफेशन है। जैसा आप में से किसी ने कहा कि बहुत सीरियस काम है भाई, स्वाति जी बहुत बहुत सीरियस सीरियस, काम, ये बहुत प्रोफेशन सीरियस है, बिजनेस है। 24/7 ये फ्री टाइम। मुझसे कोई कहता है, मैं कहता हूँ मुझे 25 साल हो गए ये काम करते हुए, मुझे आज तक तो मुझे इस काम से फ्री टाइम मिला नहीं है। तो मुझे आज बिल्कुल। तक इस काम से फ्री टाइम नहीं मिला है। पता नहीं आप किस फ्री टाइम में ये काम करना चाहते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, और आप लोग जो काम करते हैं मुझे लगता है आप लोग का इतना बड़ा रोल है, क्योंकि यू कैन एब्सोल्युटली चेंज द एक्सपीरियंस ऑफ अ वॉइस आर्टिस्ट इन द वॉइस या बूथ। यू कैन एक्चुअली, और मुझे ऐसा लगता है, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, बट people think of the writer, unfortunate बात है, the artist usually thinks of the writer when something is wrong, when things are very fluid। जैसे वो कहते हैं ना, टेक्निक जो कंपनी में टेक का बंदा होता है उसको कोई नहीं जानता जब तक कि आपका कंप्यूटर काम करना कंप्यूटर बंद नहीं खराब कर नहीं दे। होता। तब बोलते हैं वो नहीं नहीं कौन नहीं है नहीं कब नहीं उसको पकड़ के लाओ, और जब एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन नोबडी थिंक्स ऑफ यू। नहीं नहीं, दर्पण दर्पण, आई डिफर हियर, बिकॉज अच्छा, अच्छी स्क्रिप्ट जब आती है तब भी मुझे याद है मैं राइटर को फोन करके कहती हूँ, एज अ जब मैं डब डायरेक्टर भी होती हूँ, मैं पूछती हूँ किसने लिखी है ये स्क्रिप्ट, और मैं जरूर उनसे फोन करके बाकी बहुत मजा आया है ना, वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो शब्द मिलते हैं एज एन आर्टिस्ट आई नो। बोलने के लिए, नहीं यू आर उसका एक राइट, मजा ऐसा होना बहुत ही अलग चाहिए। होता आई है। जस्ट होप और कि अगर देयर वो आर ना मेनी बोले मोर तो पीपल लाइक मैं यू। और सुमिता सुमिता कई बार हम लोग एक दूसरे की कोई मूवी देखते हैं तो वो मुझे भेजती है, यार ये डायलॉग तूने अच्छा लगा, मैं भी उसको हाँ भेजता हूँ, यार ये हाँ। बहुत कमाल का किया तूने, हम लोग एक दूसरे को वो कमी हम पूरी कर देते हैं। नहीं शानू, मुझे लगता है यही दिस द स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन instead of या competition, I think that is the true spirit that I'm really looking at us as an industry cultivating in times to come। एब्सोल्युटली क्योंकि आज तक एब्सोल्युटली। हमारा हम एक बहुत बड़ी क्रैब मेंटालिटी वाले दौर से गुजर रहे हैं, और मुझे लगता है इस तरह के मंच, ऐसा एक मंच है आज, ये बहुत बड़ा मंच हो गया। बड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि साइज में बड़ा हुआ है, बड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि हम जैसे लोग इससे जुड़ रहे हैं, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना एक स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन आएगा। आज 4 लैंग्वेज ट्रांसक्रिएटर्स बैठ के अपने क्राफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस फोर्स शुड बिकम 400 इन टाइम्स टू कम, एंड आई थिंक ऐसे बहुत सारे मंच होने चाहिए, और हम सबको जब भी ऐसा कोई मंच हो, आई थिंक वी शुड ऑल एनकरेज एंड वी शुड ऑल टेक पार्ट इन इट, क्योंकि धीरे धीरे ही हवा बदलेगी। आई अंडरस्टैंड हम में से बिल्कुल बहुत लोग सिनिकल हो गए हैं, और मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सैकड़ों लोगों के साथ जुड़ता हूँ इस मुहिम के जरिए। तो कई लोग हैं जो सिनिकल हैं कि यार कुछ नहीं हो सकता यार इस इंडस्ट्री में, क्या है यार, ये सब छोड़ो यार, हम तो इतने टाइम से हमारा कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ यार, नहीं डोंट गिव अप, डोंट लीव होप। धीरे धीरे हवा बदलेगी। आज या इतने बड़े बड़े या दिग्गज हैं, हम हर साल कोशिश करते हैं उन स्टॉलवर्ड्स को हम रिकग्नाइज करें, उनको फेलिसिटेट करें, हम उनको सेलिब्रेट करें, और इस तरह से ही, चाहे वो यंग हो या जो 25 30 40 साल से हों। सो आई एम होपिंग कि इस तरह से ये जो हम कर रहे हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं। आई होप दैट इन टाइम्स टू कम मैं उम्मीद करूंगा कि आप 4 लोगों को इसके बारे में बताएंगे, वो शायद और 4 लोगों को बताएंगे, और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, और आई थिंक दैट बिल्कुल। वुड बी इस डेफिनेटली। लाइफ टाइम में अगर हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी। बिल्कुल दर्पण होगा। दर्पण, so I must say in just one line that hats off to ये जो मुहिम आपने शुरू की है, it is absolutely, I'm speechless कि आपने इतना कुछ सोच के, आप शुगर मीडियाज, आपकी जो टीम है, उनको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार, हाउ क्योंकि स्वीट, इतना थैंक यू, अच्छा आपने काम कर रहे बहुत हैं, प्यार दिया है बिकॉज स्वाति ये जी इतना हमेशा। बिखरा हुआ, हमारी बिखरी हुई इंडस्ट्री है, इन सबको साथ में ले आना, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत ही बड़ा काम आप कर रहे हैं, एंड हाँ आई जी, रियली ब्लेस यू फॉर दिस। बस ये काम ये करते रहो। दिस लव इज व्हाट इज आवर फ्यूल। हम लोग पिछले 5 महीने से इस आई संस्करण के लिए ब्लेस यू लगे टू हुए हैं, दर्पण। तो आई सेड बस आई ब्लेस यू टू। how sweet. So यस यस these यस। blessings, this love is the fuel, Amarjeet. This is it. This is all. I think this makes it all worth it. कभी कभी जब बहुत थक जाते हैं, और क्योंकि हम सब, ये हमारा काम नहीं है, दिस इज नॉट आवर बिजनेस। हम कोई इवेंट जी मैनेज करना हमारा काम नहीं है, हम एक प्रोडक्शन हाँ कंपनी है, मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मेरी टीम जो है उनका एक डे जॉब है जो शुगर मीडियाज में काम करते हैं, ये हमारा काम नहीं है। पर हमने खुद को झोंक दिया है इसमें, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा एब्सोल्युटली। था पहले दिन,
मैंने कहा कमबख्त मैंने ड्रीम देखा इसके चक्कर में सबकी मेरे टीम में सबकी रातों की नींद उड़ाई है। तो बट उनको बड़ा अच्छा लगता है जब लोग उनको बहुत अच्छी बातें कहते हैं, तो आई थिंक दैट इज ऑल दैट मैटर्स एंड इन द एंड it is love is all that counts. So thank you all four of you. Yes, Thank yes. Thank you you, for thank joining you Thanks so for much having for us. this opportunity. Thank and you. please Thank आप you. सब लोग 11 थैंक यू तारीख को शानू, बिल्कुल आइएगा। सुमी, अमर जी, थैंक यू Thank सो you, मच। Thank you, thank you, Swati thank you. ji. Thank you, everybody. Thank you.